कहानी की शुरुआत होती है मैट मर्डॉक नाम के एक बच्चे से जो न्यूयॉर्क के हेल किचन इलाके में रहता था। उसके मोहल्ले के लड़के अक्सर उसे परेशान करते थे। मैट के पिता जैक अपने जमाने में एक जाने माने बॉक्सर हुआ करते थे, पर मैट के पैदा होने के बाद उन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी और दिन भर शराब के नशे में धुत रहने लगे। शराब की लत होने के बावजूद जैक अपने बेटे की पढ़ाई के पैसे जुटाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता था, क्योंकि वो मैट को एक अच्छा भविष्य देना चाहता था। पर अचानक एक दिन मैट को ये पता चला कि उसके पिता गुंडों के लिए काम करते हैं। मैट अपने पिता जैक को अपना हीरो समझता था, पर जब उसने अपने पिता को मासूम लोगों को धमकाते देखा तो उसका दिल बुरी तरह टूट गया और वो उसी पल वहां से भाग निकला। तभी अचानक वो एक ट्रक से टकराने ही वाला था कि ऐन वक्त पर उसे बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने ट्रक मोड़ दिया, लेकिन इसी वजह से सड़क पर मौजूद खतरनाक केमिकल से भरे डिब्बे अचानक फट गए और काफी सारा केमिकल मैट पर आ गिरा। इस भयानक केमिकल की वजह से मैट की आंखों की रोशनी चली गई, पर उसके शरीर के सेल्स में कुछ ऐसा चमत्कारी बदलाव हुआ कि उसकी बाकी सेंसेस की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई। अब वो बिना कुछ देखे अपने आसपास के सारे वातावरण को महसूस कर पा रहा था। जब मैट कोमा से बाहर आया तो वो काफी घबराया हुआ था, क्योंकि उसे अपनी नई शक्तियों को संभालना नहीं आता था। कुछ ही समय में जैक उसके कमरे में आया और उसे ये बुरी खबर दी कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, मगर मैट ने कहा कि वो ये सब पहले से जानता है। तब मैट ने ही अपने पिता को हौसला दिया, क्योंकि जैक को बहुत पछतावा हो रहा था कि उसी की वजह से उसके बेटे के साथ इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ। फिर अगले कुछ महीनों तक मैट ने कड़ी मेहनत से धीरे धीरे आंखों के बिना जीना सीखा। उसकी जिंदा दिली देखकर उसके पिता ने भी जोश में आकर फिर से बॉक्सिंग शुरू कर दी। उसने कई महीनों तक जी तोड़ ट्रेनिंग की और इतने सालों बाद बॉक्सिंग रिंग में वापसी की। अपने पिता की इतनी मेहनत से इंस्पायर होकर मैट भी बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लगा। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी सुनने और छूने की शक्ति और तेजी से बढ़ रही है। अब वो इतना माहिर हो चुका था कि ये पूरा शहर मानो उसके खेल का मैदान बन गया था। अपनी शक्तियों की मदद से मैट का डर पूरी तरह गायब हो चुका था। अब तो उसके मोहल्ले के शरारती बच्चे भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। अगर कोई उसे परेशान करता तो मैट उनकी हड्डी पसली एक कर देता। खैर, एक रात जब जैक रिंग से लौटा तो फैलन नाम का एक आदमी उससे मिलने आया। फैलन उसी गैंग का बॉस था जिसके लिए जैक काम करता था। फैलन चाहता था कि जैक काम पर वापस लौट आए, पर जैक ने इससे साफ इनकार कर दिया। तब फैलन ने खुलासा किया कि तुझे क्या लग रहा, तू बहुत बड़ा बॉक्सर बन गया है? अब तक जितने भी लोगों को तूने हराया ना, वो सब मेरे लिए काम करते हैं, और मैंने कहा था कि तुझे जीतने दें, समझा? और आज तुझे हारना होगा, क्योंकि मैंने सट्टा लगाया तेरे हारने पर। अपनी और अपने बेटे की जान बचाने के लिए जैक जानबूझकर फाइट हारने को तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरा तो उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी जो उसे जीतने का हौसला दे रहा था। तब जैक ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके अपने ओपोनेंट पर जानलेवा वार कर दिया। ये देखकर फैलन आग बबूला हो गया और अब वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसी रात उसके गुंडों ने जैक को पकड़कर उसे बहुत बेरहमी से पीटा। जब तक मैट वहां पहुंचा तब तक उसके पिता की मौत हो चुकी थी। अब मैट एकदम अकेला हो चुका था और उसी पल उसने ठान लिया कि वो जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा और उन पर अत्याचार करने वाले लोगों को सबक सिखा कर रहेगा। इसके 20 साल बाद मैट अब एक बेहतरीन वकील बन चुका था। अपनी शक्तियों की बदौलत वो लोगों का झूठ उसी पल पकड़ लेता। वो अपने क्लाइंट्स को न्याय दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करता था, पर कभी कभी मुजरिम पैसों से कानून खरीद लेते थे। ऐसे समय में मैट कानून को अपने हाथ में लेकर रात को अपनी डेयर डेविल कॉस्ट्यूम पहनकर मिशन पर निकल जाता। अब हम होजे केसाडा नाम के एक अपराधी को देखते हैं जिसने कुछ महीनों पहले एक औरत के साथ घिनौना जुर्म किया था, लेकिन आज उसने पैसों से जज का मुंह बंद करके बेल ले ली थी। अब वो एक बार में जश्न मनाने गया तो अचानक डेयर डेविल उसका हिसाब चुकता करने के लिए वहां पहुंचा। उसे देखते ही होजे के गुंडों ने डेयर डेविल पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, लेकिन एक भी गोली उसका बाल तक छू नहीं पाई और उसने सभी गुंडों को धूल चटा दी। अपनी सुनने की अद्भुत शक्ति से वो दूर से ही गोली की आवाज सुनकर अपना बचाव कर लेता। आखिरकार सभी गैंग मेंबर्स को पीटने के बाद डेयर डेविल अपने असली टारगेट की ओर बढ़ा। होजे तुरंत वहां से भाग निकला और हाथ में रिवॉल्वर लिए ट्रेन स्टेशन पर जा छुपा, लेकिन डेयर डेविल ने चुपके से उसे पीछे से पकड़ लिया। अब वो होजे को मौत के घाट उतारने ही वाला था कि अचानक एक ट्रेन आ गई और डेयर डेविल दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगा। असल में उसके कानों को छोटी से छोटी आवाज सुनाई देती थी और इतने ज्यादा शोर में उसे बहुत परेशानी होती थी। इसी मौके का फायदा उठाकर होजे ने अपनी बंदूक निकाली और डेयर डेविल की जान लेने को तैयार हो गया, मगर इससे पहले कि वो गोली चलाता डेयर डेविल ने उसे धक्का देकर पटरियों पर फेंक दिया। कुछ ही पलों में एक ट्रेन तेजी से आई और उसे चीरती हुई चली गई।
बाद में पुलिस को होजे की लाश 2 हिस्सों में कटी हुई मिली। कुछ ही पलों में बेन नाम का एक आदमी वहां पहुंचा। वो यहाँ सबूत इकट्ठे करने आया था ताकि वो ये साबित कर सके कि इसके पीछे डेयरडेविल का हाथ है। उधर मैट जब घर पहुंचा तो वो अपना सूट उतार कर नहाने लगा। तभी अचानक उसे एक औरत को गोली लगने की आवाज सुनाई दी। इसलिए मैट ने पूरी रात अपने कान पानी में डुबा कर रखे। फिर अगली सुबह जब मैट अपने पार्टनर फॉगी से मिला तो पता चला कि एक अखबार में खबर छपी थी कि होजे की मौत के पीछे डेयरडेविल का हाथ है। मैट ने कहा कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और असलियत में डेयरडेविल नाम का कोई सुपर हीरो नहीं है। पर फॉगी को पूरा विश्वास था कि डेयरडेविल असली है और एक दिन वो उससे जरूर मिलेगा। खैर फिर फॉगी ने मैट से कहा कि उन्हें और भी लोगों के केस लड़ने चाहिए, क्योंकि अब तक उन्होंने सिर्फ बेगुनाहों के ही केस लड़े हैं और इन लोगों के पास देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं होते। मगर मैट ने मुजरिमों के लिए काम करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तभी अचानक मैट को किसी लड़की के आने की आवाज सुनाई दी। उसी पल इलेक्ट्रा नाम की एक लड़की रेस्टोरेंट में आई और मैट तो एक ही पल में उसकी खुशबू का दीवाना हो गया। उसने जाकर इलेक्ट्रा से बात करने की सोची, पर थोड़ी देर बात करने के बाद भी इलेक्ट्रा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। इलेक्ट्रा तो अपनी कॉफी लेकर वहां से चली गई, मगर मैट अब भी उसे भुला नहीं पा रहा था। तो उसने इलेक्ट्रा का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही इलेक्ट्रा को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो उसने मैट पर हमला बोल दिया। मगर अंधा होने के बावजूद भी मैट ने बड़ी आसानी से अपना बचाव किया। वहीं मैदान में खेल रहे बच्चे जल्द ही उनकी हाथापाई देखने के लिए इकट्ठा हो गए। आखिरकार मैट ने इलेक्ट्रा को हरा ही दिया, पर उसी पल इलेक्ट्रा ने उसके पैर पर पैर मारकर उसे एक बेंच पर धक्का दे दिया। आखिर में अपनी जीत से खुश होकर उसने मैट को अपना नाम बताया। उसी पल उसके बॉडीगार्ड आ गए तो इलेक्ट्रा उसे अलविदा कहकर जाने लगी। तब मैट को पता चला कि इलेक्ट्रा निकोलस नाचोस नाम के एक अरबपति बिजनेसमैन की बेटी है। जाने से पहले इलेक्ट्रा ने कहा कि वो जल्द ही उससे दोबारा मिलेगी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि निकोलस किंगपिन से मिलने गया था। निकोलस किंगपिन से अपनी पार्टनरशिप तोड़ना चाहता था, क्योंकि वो रोज रोज की धमकियों की वजह से अपने परिवार की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। इसीलिए उसने विल्सन फिस्क को अपने बिजनेस का हिस्सा खरीदने को कहा। इधर मैट जब अपने ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि एक नया क्लाइंट उससे मिलने आया है। इस आदमी का नाम स्टीव था, जिस पर लीजा नाम की लड़की के कत्ल का इल्जाम था। पर स्टीव से कुछ ही मिनट बात करने पर मैट को एहसास हो गया कि वो बेगुनाह है और उसने स्टीव का केस लड़ने के लिए हाँ कर दी। अब उन्हें लीजा के असली कातिल तक पहुंचने के लिए सबूतों की जरूरत थी। इसलिए मैट ने खुद चुपके से लीजा के घर की छानबीन करने का फैसला किया। जब मैट ने उसके कारपेट पर हाथ फेरा और वहां मौजूद खून की गंध ली तो वो समझ गया कि लीजा को घर के अंदर गोली मारने के बाद बाहर घसीटा गया था। इसके बाद लीजा के टेबल को छूने पर मैट को कुछ अक्षर और नंबर्स महसूस हुए। उसने फॉगी से इन अक्षरों को अपनी नोटबुक में लिखने को कहा। इसके कई हफ्तों बाद जब स्टीव कोर्ट में पेश हुआ तो मैट ने उसे बचाने के लिए इकट्ठा किए हुए सभी सबूत पेश कर दिए। पेशी के बाद इलेक्ट्रा उससे मिलने आई तो मैट बेहद खुश हुआ। मैट उसे अपने साथ एक पुरानी बिल्डिंग की छत पर ले गया, जहां से वो बचपन में पूरा शहर देखा करता था। उसी पल मैट ने कहा कि जल्द ही बारिश होने वाली है। बारिश की हर बूंद नीचे गिरने पर उसे आवाज आती थी और जैसे ही बारिश उसकी आंखों में पड़ती तो मैट को लगता जैसे वो फिर से देख पा रहा है। उसी समय बारिश होने लगी और मैट को एहसास हुआ जैसे वो इलेक्ट्रा को देख सकता है। इलेक्ट्रा की खूबसूरती पर मैट का दिल आ गया और उसने इलेक्ट्रा को चूमने का फैसला किया। पर तभी अचानक उसे पास ही में हो रही लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। अब मैट ने ना चाहते हुए भी इलेक्ट्रा को अलविदा कहा और अपना फर्ज निभाने निकल पड़ा। जल्द ही उसने गैंगस्टर को ढूंढ निकाला और उसे बुरी तरह पीटने के बाद हेल्स किचन इलाके से दूर रहने को कहा। पर तब उस गुंडे ने बताया कि ये इलाका किंगपिन के कब्जे में आ चुका है। तभी अचानक डेयरडेविल ने देखा कि उस गुंडे का बेटा भी वहां मौजूद था और वो उसे देखकर डर के मारे रो रहा था। इससे मैट को काफी दुख हुआ और वो अगली सुबह सीधा चर्च पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात फादर लैंटॉम से हुई। फादर ने उसे कहा कि वो जब चाहे मन की शांति के लिए चर्च में आ सकता है। खैर बाद में जब मैट अपने ऑफिस पहुंचा तो उसे एक पार्टी का न्योता आया था। उसे +1 इनविटेशन मिला था तो वो किसी को अपने साथ डेट के तौर पर भी ले जा सकता था। जब फॉगी ने ये सुना तो वो तुरंत ही मैट के साथ जाने को तैयार हो गया। जब वो दोनों होटल में पहुंचे तो जर्नलिस्ट बेन उरिक ने मैट को अपना कार्ड देकर कहा कि वो उससे बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करना चाहता है। उसी पल फॉगी की नजर विल्सन फिस्क पर पड़ी तो उसने तुरंत जाकर विल्सन को अपने और अपनी लॉ कंपनी के बारे में बताया। आज रात वो सभी बड़े लोगों से मिलकर अपने क्लाइंट बांधना चाहता था, मगर उसी पल मैट ने कहा कि वो विल्सन के लिए केस नहीं लड़ सकता
क्योंकि उनकी कंपनी सिर्फ बेगुनाहों के लिए केस लड़ती है। इतना कहते ही वो हॉल में इलेक्ट्रा को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ ही पलों में वो इलेक्ट्रा की खुशबू के जरिए उस तक पहुंच गया। मैट ने इलेक्ट्रा से उस रात के लिए माफी मांगी क्योंकि वो अचानक उसे छोड़कर चला गया था, जिसके बाद वो दोनों एक साथ डांस करने लगे। तभी हम देखते हैं कि बुल्सआई नाम का एक खतरनाक गुंडा न्यूयॉर्क में आ पहुंचा था और उसने एक मासूम आदमी की जान लेकर उसकी मोटरसाइकिल छीन ली। उधर निकोलस अपनी बेटी को मैट के साथ डांस करता देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ ही पलों में विल्सन चुपके से वहां आया और उसके साथ पार्टनरशिप खत्म करके उसकी जेब में गुलाब का फूल रख गया। उसी पल निकोलस को एहसास हो गया कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए वो तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से जाने लगा। जैसे ही इलेक्ट्रा ने अपने पिता को जाते देखा तो वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है और वो उनसे बात करने पहुंची। पर तब निकोलस ने इलेक्ट्रा को भी बॉडीगार्ड्स के साथ घर वापस जाने को कहा। इलेक्ट्रा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो मैट को अलविदा कहकर अपनी लिमोजिन में बैठकर निकल गई। इधर मैट को इलेक्ट्रा की सेफ्टी की चिंता हो रही थी, इसीलिए उसने फटाफट अपनी कॉस्ट्यूम पहनी और उसके पीछे निकल पड़ा। जल्द ही उसने देखा कि मोटरसाइकिल पर बैठा एक आदमी तेजी से इलेक्ट्रा का पीछा कर रहा था। मैट समझ गया कि इलेक्ट्रा और निकोलस की जान को खतरा है। इधर बुल्सआई ने अपनी बेल्ट से निकले 2 ब्लेड्स फेंककर इलेक्ट्रा के ड्राइवर और बॉडीगार्ड को मार डाला और अचानक इलेक्ट्रा की लिमोजीन एक वैन से जा टकराई। अब बुल्सआई इलेक्ट्रा पर हमला करने को तैयार था, पर ऐन वक्त पर डेयरडेविल उसे बचाने आ गया। बुल्सआई ने डेयरडेविल की ओर तेज तर्रार ब्लेड फेंका, पर डेयरडेविल ऐन वक्त पर दूर हट गया। ये देखकर बुल्सआई भी हक्का बक्का रह गया, क्योंकि आज तक उसका निशाना खाली नहीं गया था। अब बुल्सआई ने अपने रास्ते में आने वाली इस अड़चन को मिटाने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो मैट को अपनी बाइक से कुचलने निकल गया। लेकिन तभी मैट ने उसके सर पर जोरदार लात मारकर उसे दूर फेंक दिया। सच तो ये था कि बुल्सआई को किंगपिन ने निकोलस का खात्मा करने के लिए भेजा था। तब बुल्सआई ने डेयरडेविल का डंडा छीनकर सीधा निकोलस की तरफ फेंक दिया। इस बार उसका निशाना सीधा ठिकाने पर लगा था। इधर इलेक्ट्रा को लगा कि उसके पिता पर हमला करने वाला इंसान डेयरडेविल है। उसने उसी पल डेयरडेविल पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। जब उसकी गोलियां खत्म हुई तो वो अपने पिता के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि अब उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी बहुत देर हो चुकी थी। उधर निकोलस की मौत के बाद जब मैट घर लौटा तो वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसे खुद से नफरत हो रही थी, क्योंकि एक लड़की को पसंद करता था, उसकी सुरक्षा करने में भी नाकामयाब हो गया। खैर अगले दिन बुल्सआई ने किंगपिन के एक सिक्योरिटी गार्ड को मार डाला और उसके ऑफिस में घुस आया। किंगपिन ने उसे खूब शाबाशी दी, क्योंकि बुल्सआई ने न सिर्फ निकोलस को मार डाला था, बल्कि उसकी मौत का इल्जाम डेयरडेविल पर भी लगा दिया। लेकिन बुल्सआई अब भी शांति से बैठने वाला नहीं था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसका निशाना चूका था। अब अपना बदला पूरा करने के लिए बुल्सआई ने डेयरडेविल को खत्म करने का फैसला कर लिया। उधर इलेक्ट्रा ने अपने पिता के लिए एक फ्यूनरल रखा, जहां विल्सन फिस्क भी शामिल हुआ था। खैर जब इलेक्ट्रा अपनी कार की ओर जा रही थी तो मैट उससे मिलने आया। उसी पल बारिश होने लगी और थोड़ी देर के लिए मैट एक बार फिर से इलेक्ट्रा को देख पाया। जाने से पहले इलेक्ट्रा ने कहा कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहेगी, पर मैट का कहना था कि इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रा उसकी बात को अनसुना करके वहां से चली गई। उसी पल बेन मैट के पास आया और कहा कि उसके पास स्टीव के केस में काम आने लायक खुफिया जानकारी है। बेन ने खुलासा किया कि लीसा उसकी खबरी हुआ करती थी, मगर जल्द ही वो किंगपिन के गुंडे के प्यार में पड़ गई। लीसा ने बेन को ऑफिसर मैकेंजी नाम के एक आदमी के बारे में बताया था, जिसने अब स्टीव के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। ये जानकारी हासिल करने के बाद मैट उस रात ऑफिसर मैकेंजी की गाड़ी में जबरदस्ती घुस गया और उसे हथकड़ियों से बांध दिया। इसके बाद मैट ने गाड़ी बहुत तेज चलाकर कई एक्सीडेंट किए, ताकि मैकेंजी डर के मारे सब कुछ उगल दे। आखिरकार मैकेंजी ने खुलासा किया कि वो किंगपिन के दबाव में आकर कोर्ट में झूठी गवाही दे रहा है। मैकेंजी ने कहा कि जो भी किंगपिन की बात नहीं मानता उसका हाल निकोलस जैसा ही होता है। किंगपिन इतना खतरनाक है कि वो अपने दुश्मनों के परिवार तक को नहीं छोड़ता, इसीलिए अब मरने की अगली बारी इलेक्ट्रा की थी। वहीं दूसरी ओर फॉगी रात भर ऑफिस में बैठकर लीजा के कातिल तक पहुंचने के लिए छानबीन कर रहा था। तब अपनी सेक्रेटरी कैरन की मदद से उसे एहसास हुआ कि मैट को लीजा के घर में जो सुराग मिला था वो असल में उल्टा है। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वाव का मतलब था वेस्ली ओवन वेल्च। ये आदमी विल्सन फिस्क के लिए ही काम करता था। खैर अगली सुबह बेन मॉर्ग में अपने दोस्त से मिला, जिसने उसे वो डंडा दिखाया जिससे निकोलस की मौत हुई थी।
जैसे ही उन्होंने डंडे के नीचे लगे बटन को घुमाया तो उसमें से एक मेटल रॉड बाहर निकली और वो किसी अंधे इंसान की छड़ी बन गई। उसी समय फॉगी ने बेन को फोन करके कहा कि लीजा के केस में एक बहुत बड़ा सुराग उसके हाथ लगा है। फिर रात को मैट बुलजाई को खत्म करने की तैयारी कर रहा था। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रा जी तोड़ ट्रेनिंग करके अपनी फाइटिंग स्किल्स बढ़ा रही थी ताकि वो अपने पिता की मौत का बदला ले सके। कुछ ही देर में जब डेयर डेविल बुलजाई को ढूंढने निकला तो अचानक इलेक्ट्रा ने तलवारों से उस पर जोरदार हमला बोल दिया। डेयर डेविल ने अपना बचाव करते हुए इलेक्ट्रा को समझाया कि उसने निकोलस को नहीं मारा, पर इलेक्ट्रा ने उसकी एक न सुनी। इस हाथापाई में मैट इलेक्ट्रा के सभी हमलों से बचता रहा और उसने खुद इलेक्ट्रा पर कोई वार नहीं किया। वो इलेक्ट्रा को यही समझाना चाहता था कि वो उसका दुश्मन नहीं है, मगर इलेक्ट्रा फिर भी नहीं रुकी और अंत में उसने डेयर डेविल की छाती में तलवार घोंप दी। जाने से पहले उसने कहा कि वो अपने पिता के कातिल की आंखों में आंखें डालकर देखना चाहती है, इसीलिए उसने डेयर डेविल का मुखौटा उतार दिया। अपने सामने अपने बॉयफ्रेंड को देखकर इलेक्ट्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि सच में मैट ने उसके पिता की जान नहीं ली। इसके कुछ देर बाद बुलजाई भी वहां आ गया तो मैट ने इलेक्ट्रा को फटाफट छुप जाने को कहा, लेकिन इलेक्ट्रा पीछे नहीं हटी और बुलजाई से बदला लेने के लिए उसकी तरफ तेजी से चाकू फेंक दिया। मगर बुलजाई ने वो चाकू पकड़कर वापस इलेक्ट्रा पर ही निशाना साध दिया, जो सीधा उसकी हथेली में जा लगा। इलेक्ट्रा ने बड़ी मुश्किल से चाकू अपने हाथ से निकाला और अपना दर्द भुलाकर बुलजाई का मुकाबला करने निकल पड़ी। लेकिन बुलजाई एक मंजा हुआ खिलाड़ी था जो आज तक एक भी फाइट नहीं हारा था। उसने कुछ ही पलों में इलेक्ट्रा को दूर फेंक दिया और एक ताश के पत्ते से वार किया, जिससे उसकी गर्दन से खून बहने लगा। जब मैट ने अपनी गर्लफ्रेंड को मुसीबत में देखा तो उसने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि वो खड़ा भी नहीं हो पाया। उधर बुलजाई ने अंत में इलेक्ट्रा को गर्दन से उठाकर उसके पेट में तलवार घोंप दी ताकि उसके जिंदा रहने की कोई उम्मीद न बचे। तभी अचानक आसमान में एक पुलिस हेलीकॉप्टर आ पहुंचा और उन्होंने बुलजाई को घुटनों के बल बैठ जाने को कहा, मगर बुलजाई इलेक्ट्रा पर एक गुलाब फेंककर वहां से भाग निकला। इधर इलेक्ट्रा बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी, पर वो जैसे तैसे रेंगते हुए मैट के पास चली गई, क्योंकि वो अपनी आखिरी सांसें मैट की बाहों में लेना चाहती थी। कुछ ही पलों में मैट को इलेक्ट्रा की धड़कनें सुनाई देनी बंद हो गई और वो समझ गया कि इलेक्ट्रा अब इस दुनिया में नहीं रही। उसी पल उसे पुलिस के आने की आवाज सुनाई दी तो वो इलेक्ट्रा की लाश को वहीं छोड़कर गायब हो गया। इधर डिटेक्टिव निक को इलेक्ट्रा की लाश मिली। वहीं मैट पुलिस से बचने के लिए चर्च में छुप गया था। वहां फादर लैंटम ने उसके जख्मों पर मरहम पट्टी की। कुछ ही समय में बुलजाई भी चर्च में घुस आया और उसने सीधा फादर के पास चाकू फेंककर अपने आने का ऐलान किया। उसी समय डेयरडेविल ने फादर को पीछे के दरवाजे से भागकर पुलिस को खबर करने को कहा। इसके बाद डेयरडेविल और बुलजाई के बीच युद्ध शुरू हो गया। बुलजाई ने उस पर तरह तरह के वार किए, लेकिन डेयरडेविल ने अपने खास डंडे से उसका जवाब दिया। वो बुलजाई को जख्मी करने में कामयाब रहा और जैसे ही उसने भागने की कोशिश की तो डेयरडेविल उसके पीछे दौड़ा। अब वो दोनों चर्च के पिलर्स से लटके हुए थे कि अचानक से कुछ चमगादड़ों का झुंड उन पर टूट पड़ा और डेयरडेविल पिलर से नीचे जा गिरा, मगर जमीन पर गिरने से पहले उसने अपनी रस्सी से खुद को वापस ऊपर खींच लिया और एक बार फिर बुलजाई के साथ लड़ने लगा। इस जबरदस्त मुकाबले में बुलजाई को एहसास हो गया कि वो हारने वाला है, इसीलिए उसने भागने की कोशिश की, पर मैट अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तब बुलजाई ने अपने सभी ब्लेड्स एक साथ उसकी तरफ फेंक दिए, पर डेयरडेविल ने उन्हें हवा में ही पकड़ लिया और वापस बुलजाई पर वार किया। जल्द ही बुलजाई के ब्लेड्स उसके माथे पर जा लगे और वो चर्च की खिड़की से बाहर जा गिरा। अब उसने टूटे कांच के टुकड़े इकट्ठा किए और डेयरडेविल पर निशाना लगाया, पर वो इस बार भी सही सलामत बच गया। आखिरकार बुलजाई को एक तरकीब सूझी और उसने जोर जोर से चर्च की घंटी को बजाना शुरू कर दिया ताकि उसके शोर से डेयरडेविल को तकलीफ हो। उसकी तरकीब कामयाब रही क्योंकि अब डेयरडेविल अपने कान बंद करके बुरी तरह करहा रहा था। इधर पुलिस भी चर्च में घुस आई थी। आखिरकार अब बुलजाई ने डेयरडेविल को कमजोर करके उस पर बेरहमी से हमला किया। वो जानबूझकर और ज्यादा शोर पैदा कर रहा था। बातों ही बातों में बुलजाई ने खुलासा किया कि विल्सन फिस्क ही असली किंगपिन है। जब भी विल्सन के गुंडे किसी की जान लेते थे तो वो निशानी के तौर पर उस पर एक गुलाब का फूल छोड़ जाते। ये सुनकर मैट को एहसास हुआ कि कई साल पहले उसके पिता को भी विल्सन के आदमियों ने ही मारा था।
अब बुल्सआई उसके दिल में चाकू घोंपकर उसका काम तमाम करने ही वाला था कि डेयरडेविल ने ऐन वक्त पर उसे रोक दिया। तभी उसे पुलिस की चलाई एक गोली की आवाज सुनाई दी तो उसने बुल्सआई का हाथ आगे कर दिया, जिससे वो गोली बुल्सआई को लग गई। बुल्सआई ने जख्मी होने के बाद डेयरडेविल के सामने घुटने टेक दिए। तब डेयरडेविल ने उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और वो सीधा बेन की गाड़ी के शीशे पर जा गिरा। इसके बाद डेयरडेविल किंगपिन का किस्सा खत्म करने निकल पड़ा, पर जैसे ही वो विल्सन की बिल्डिंग में पहुंचा तो उसने देखा कि विल्सन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। विल्सन का मुकाबला करना इतना आसान नहीं था। विल्सन बहुत ताकतवर था और उसने उसे उठाकर कांच के दरवाजे पर दे मारा, जिसके टूटने के शोर से डेयरडेविल को बहुत दर्द हुआ। विल्सन ने इसी मौके का फायदा उठाकर उसे दीवार पर पटक दिया। आखिरकार उसने अपने डेस्क से एक गुलाब निकाला और फिर डेयरडेविल का मुखौटा हटा दिया। जब उसके सामने मैट का असली चेहरा आया तो वो एकदम हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक अंधा वकील न्यूयॉर्क का सबसे ताकतवर सुपर हीरो है। खैर, अब विल्सन उसका सर धड़ से अलग करने ही वाला था कि ऐन वक्त पर मैट ने आग बुझाने के लिए लगाए स्प्रिंकलर्स ऑन कर दिए। पानी गिरने पर अब मैट अपने दुश्मन को देख पा रहा था और तभी उसने विल्सन पर जबरदस्त हमला बोल दिया। उसी समय उसे पास ही में पुलिस की गाड़ियों के आने की आवाज सुनाई दी और उसने गाड़ी के रेडियो से सुना कि बेन ने डिटेक्टिव निक को किंगपिन की असलियत के बारे में बता दिया था। अब विल्सन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो पूरी जिंदगी जेल में बिताएगा। आखिरकार मैट उसे वहीं छोड़कर अपने घर लौट आया। फिर अगले दिन स्टीव को केस से बरी कर दिया गया क्योंकि फॉगी ने कोर्ट में साबित कर दिया था कि वेस्ले ने विल्सन के कहने पर लीजा की जान ली थी। दोपहर के समय मैट चर्च में फादर लैंटन से मिलने गया। वहाँ उसकी मुलाकात बेन से हुई। बेन ने उसे बताया कि वो अगली कहानी लिख रहा है जिसका नाम होगा अंधा कानून। इस कहानी में वो पूरी दुनिया के सामने डेयरडेविल की असलियत का पर्दाफाश करने वाला था। मगर अंत में जब बेन ने अपना आर्टिकल पूरा कर लिया तो उसने सब कुछ डिलीट करने का फैसला किया, क्योंकि अगर डेयरडेविल इन सड़कों पर नहीं रहेगा तो अपराधी न जाने क्या करने लगेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।